नमस्कार, मैं आशीष हूं और इस वक्त हूं मैं अहमदाबाद में। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी गुजरात के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाने वाले नितिन पटेल जी हैं। नितिन पटेल गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और सबसे खास बात यह है कि गुजरात में जब विधानसभा चुनावों की सीटों का डिक्लेयर किए गए तो दो महत्वपूर्ण नाम उसमें से नहीं थे और उसकी घोषणा पहले की गई कि नितिन पटेल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर, मैं जानना चाहता हूं, जो ये घोषणा हुई उसको लेकर के सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा हुई, क्या कहना है सर आपका इस पर? देखिए, ये विषय ही चर्चा हो ऐसा हो, क्योंकि मैं 6 बार विधायक रह चुका हूँ और गुजरात का डिप्टी सीएम था। मैंने हमारे सभी मुख्यमंत्री जी गुजरात में 1995 से गुजरात की सरकार बनी, तब से लेके सभी हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया है। आदरणीय हमारे स्वर्गस्थ मुख्यमंत्री जी केशुभाई पटेल, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल और श्री विजय भाई रूपाणी के साथ उनकी सरकार में मैंने काम किया है। सबसे लंबे समय तक मैं गुजरात की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में रहा हूँ और मैंने कई डिपार्टमेंट देखे हैं। 8 से 9 डिपार्टमेंट जो महत्व के विभाग है, उसकी जिम्मेदारी मैंने बीजेपी में हमारी सरकार में संभाली है जी। और पूरे गुजरात में लोग मुझे जानते हैं, मैं पूरे गुजरात को जानता हूँ जी। लेकिन हमारी पार्टी ने तय किया इस वक्त नए लोगों को ज़्यादा चांस दिया जाए जी। और मैं विजय भाई भूपेंद्र सिंह जी ऐसे जो सीनियर से सीनियर जी हमारे मंत्री थे और जिनकी बहुत बड़ी लंबी कारकिर्दी जी पार्टी में और सरकार में रही है, वो सामने से चुनाव न लड़ने की बात रखे, तो मैंने इस प्रकार मीडिया के द्वारा जी एक पत्र लिखकर हमारे प्रदेश प्रमुख CR पाटिल जी को बताया जी कि इस साल मैं चुनाव इस वक्त नहीं लड़ूंगा जी और मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करूंगा और पार्टी को ज्यादा बहुमत मिले जी, इसके लिए मैं काम करूंगा। नितिन जी, एक बात मैं आपको टोक रहा हूं। सवाल सबसे बड़ा ये उठा, क्या पार्टी ने आपसे कहा कि आप ये फैसला ले, ये या आपका ये स्वयं का फैसला था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, ये मेरा स्वयं का फैसला था कि जब हमारा राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड चल रहा था दिल्ली में जी, शाम को उसकी मीटिंग थी, तो हमारे नाम की चर्चा हो उसके पहले ही मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा। तो ये मेरा खुद का निर्णय था और इसीलिए मैंने मीडिया को मेरा पत्र देख के पूरी गुजरात की जनता को, हमारे लाखों कार्यकर्ताओं, मेरे लाखों वेल विशर को मैंने ये विगत दी, माहिती दी कि मैं चुनाव खुद नहीं लड़ने वाला हूँ, ताकि लोगों में कोई द्विधा न हो, कार्यकर्ताओं में कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। और सामने से ये करके मैंने पार्टी को भी एक बड़ी राहत दी कि भाई नितिन भाई नहीं लड़ने वाले हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने जो की है, तो मेरे बाद और नेताओं ने भी इस प्रकार की डिक्लेरेशन की, तो मेरी शुरुआत हुई। फिर विजय भाई ने भी तुरंत किया, भूपेंद्र सिंह जी ने भी तुरंत किया और 3-4 और लोगों ने भी तुरंत किया। तो ये एक नया रास्ता मैंने खोला जो पार्टी के लिए बहुत अच्छा था। सर, चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि जब पिछले साल सितंबर 2021 में पूरी कैबिनेट, मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदल करके नए स्वरूप में पूरी कैबिनेट बनती है और नए लोग पदभार ग्रहण करते हैं, तो चर्चा थी कि ये लोग संभवतः अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं सौराष्ट्र के सभी जिलों में होके आया हूं, मैं करीब 15 दिन से गुजरात में हूं, अलग अलग इलाकों में होके आया हूं। खासतौर से मैं पाटीदार बेल्ट जो सौराष्ट्र की है वहां पे होके आया हूं। लोगों में एक चीज की कमी है, लोग जो कमी महसूस कर रहे हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके पाटीदार समुदाय के एक बड़े नेता जो आपका नाम लेते हैं, वो नितिन पटेल इस बार परोक्ष रूप से सामने जनता के बीच में नहीं है, वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये मलाल है। आपको लगता है उनका मलाल ये सही है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्टता करूं आपको कि मैं सिर्फ पाटीदार समाज का नेता या कार्यकर नहीं हूँ जी। मेरे पास
बहुत समाजों के साथ काम करने का लंबे समय का सालों तक का अनुभव है। और हमारी सरकार में बीजेपी में हम सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी जाति के लिए और सभी विस्तार के लिए, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए हम काम करते हैं जी। तो मेरा तो लंबा कार्यकाल है, तो कोई एक जाति का बन के मैंने कभी काम नहीं किया है। गुजरात की सभी जातियां के हमारे कार्यकर, हमारे नागरिक मुझे प्रेम करते हैं, मेरे वेल विशर है, मेरे शुभेच्छक है और मेरे सपोर्टर भी है। दूसरा आपने जो बताया कि पाटीदार, ये बात भी सही है कि मैं पाटीदार हूँ और पाटीदार होने के नाते स्वाभाविक है पाटीदार समाज मुझे अपना नेता माने, वो उनको तय करना है। लेकिन उनकी भी बहुत शुभेच्छा और उनका भी बहुत सपोर्ट मेरे लंबे कार्यकाल के दरमियान पाटीदारों का भी रहा है, सभी समाजों का रहा है, सभी डिस्ट्रिक्ट में रहा है। तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते मैंने काम किया है। आप जैसा कि आपने अभी बताया कि आप सिर्फ पाटीदार समुदाय के नहीं, चूंकि आप गुजरात के उप मुख्यमंत्री रहे, तो निश्चित तौर पर आप पूरे समाज के लीडर रहे हैं। लेकिन बात जब पाटीदार समुदाय की आती है, पाटीदार समुदाय के नेताओं की आती है, तो आपका नाम गिने चुने जो बड़े चेहरे हैं उसके तौर पर लिया जाता है। क्या अब पाटीदार समुदाय के जो बड़ी लीडरशिप है उसमें बदलाव हो रहा है या बड़े नेताओं के तौर पर रिप्लेसमेंट किया जा रहा है कुछ नए नेताओं के तौर पर? चूंकि ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जैसे नीचे जो हमारे दूसरे लीडर होते हैं, युवा होते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से बड़े नेता जो ऊपर के बड़े नेता होते हैं जिनका नाम होता है उनको रिप्लेस किया जाता है। आपको लगता है कि क्या इस तरीके की भी कोई प्रक्रिया है? ये देखिए, ये प्रक्रिया है भी और नहीं भी, इसलिए कि हमको बदला है वो सत्य है जी, और नए आए वो भी सत्य है। लेकिन हमारे यहाँ अनुभवी जी और जो बड़े नेता है जी, उनको हमेशा आगे किया जाता है जी। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल जी, और जिनको पार्टी ने, मोदी साहब ने खुद ने और अमित भाई शाह जी ने खुद ने अगली सरकार बनने के बाद भी गुजरात के सीएम बने रहेंगे जी। ऐसे भूपेंद्र भाई पटेल भी, वो भी पाटीदार है जी, वो भी मेरे मित्र है, मेरे शुभेच्छक है। हम दोनों ने साथ में बहुत काम किया है जी। तो हम एक ही है, सब साथ में मिलकर काम करते हैं। व्यक्ति बदला जाता है लेकिन पाटीदार समाज का महत्व जी बीजेपी में कम नहीं हुआ है जी। बीजेपी हमेशा पाटीदार समाज को महत्व देती रहती है जी। और पाटीदार समाज भी जी, मेरे हिसाब से गुजरात में जो भी है वो 80% से ज्यादा पाटीदार जी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही वोट करता है और बीजेपी का ही कार्यकर है। एक सवाल, सीधा सवाल, आपको कोई नाराजगी तो नहीं है आपको टिकट ना मिलना या आपको टिकट का लिए मना करना और आपका सीधे तौर पर मैदान में ना उतरना? कोई मलाल नहीं है। देखिए, मैंने संगठन में भी काम किया है। मैं अभी हमारी राष्ट्रीय कारोबारी है जो नेशनल हमारी काउंसिल है बीजेपी की जी, उसका भी मेंबर हूँ। मैं हमारी स्टेट की कारोबारी कार्यकारिणी का भी मेंबर हूँ। हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड, जिसमें अभी हमने 182 सीटों के उम्मीदवार गुजरात में तय किए और उसका लिस्ट बना के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा, उसका भी मैं सीनियर पार्लियामेंट्री बोर्ड का सभ्य हूँ। तो मैं सब जगह पार्टी में, सरकार में भी था, संगठन में भी था और हूँ, और लोगों के बीच रहना मेरा काम है जी। सर, हम अब बात करते हैं गुजरात में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में अपनी पहुंच बनाई है। यहाँ पे उन्होंने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, चर्चाएं भी हैं। मैं गांव में बहुत जगह होके आया। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है? आपका कंपटीशन किससे है? आपकी जो लड़ाई है वो किससे है? देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारी बीजेपी की जो लड़ाई है वो सिर्फ कांग्रेस के साथ है जी, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है जी, और कांग्रेस सालों तक गुजरात में शासन भी किया है जी। आप पार्टी की जो आप बात करते हो, आम आदमी पार्टी, वो गुजरात के लिए नहीं है जी। आप दिल्ली की बात करते हो तो दिल्ली तो एक बड़ा शहर है और एक स्टेट भी है जी। तो उसमें सिर्फ अर्बन एरिया है, शहरी विस्तार है जी। और गुजरात तो बड़ा राज्य है, करीबन
6,30,00,000 से ज़्यादा आबादी गुजरात की है और गुजरात 18,000 गांवों में बसा हुआ है और गुजरात में लगभग 250 जितनी नगर पालिकाएँ भी है, महानगर पालिका भी है, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट जैसे बड़े महानगर भी है। और गुजरात जिस प्रकार से आगे बढ़ा है तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी एक दिल्ली का जो गवर्नमेंट चलाती है उसके बस की कभी भी बात नहीं होगी कि वो गुजरात चलाए। और गुजरात में कई बार उन्होंने प्रयत्न किए लेकिन कोई बार सफल नहीं हुए और अभी भी प्रचार बहुत कर रहे हैं, दिखावा बहुत करते हैं। लेकिन गुजरात की जनता को मैं जिस प्रकार जानता हूँ, गुजरात की जनता हमेशा राष्ट्रवादी रही है, देशभक्त रही है, धर्म प्रेमी और संस्कृति के साथ जुड़ी हुई गुजरात की जनता है। छोटी मोटी लालचें ये गुजरात की जनता को नहीं ललचा सकती। और गुजरात की जनता, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने 12 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते जो काम किया और गुजरात का जो पूर्ण कक्षा से सर्वांगी विकास हुआ और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जिस प्रकार देश का विकास हुआ, पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा और कोरोना महामारी से लेके और भी जो प्रश्न थे, ऐसे समय में भी मोदी साहब ने जिस प्रकार से देश को एक लीडरशिप दी और कोरोना महामारी से बचाने का पूर्ण प्रयत्न किया। और अभी भी पूरी दुनिया में हमारी जो गुजरात और भारत की आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत मजबूत हो रही है। अभी हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन चुके हैं। इंग्लैंड जैसे देश की इकोनॉमी को हमने पीछे छोड़ दिया है। तो ये सब, और गांव से लेके, गरीब से लेके, किसान से लेके, मजदूर से लेके सबके लिए हमारी सरकारों ने जो काम किया है और खास करके देश की सुरक्षा के लिए, देश की जो आतंकवादी प्रवृत्ति है उसको थामने के लिए, देश का सबसे पुराना जो प्रश्न था, जो हमारे पाँव में जैसे वो कोई कांटा लगा हो इस प्रकार का था, वो कश्मीर का प्रश्न, 370 कलम हटाने का प्रश्न। तो सर मैं रोक रहा हूँ आपको, तो आपको लगता है कि गुजरात के चुनाव में कश्मीर जैसे जो मुद्दे हैं वो प्रभावी हैं? बिल्कुल प्रभावी है। एक अकेला कश्मीर का मुद्दा नहीं, अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा भी प्रभावी है। और जिस प्रकार अभी काशी में कॉरिडोर बनाया भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए, तो गुजरात की जनता बहुत घूमती है। गुजरात के लाखों लोग दर्शन के लिए, यात्रा के लिए, घूमने के लिए देश और दुनिया में जाते हैं। तो सब वो ये देखते हैं। लाखों गुजराती अभी जो है वो NRI है, तो पूरी दुनिया में गुजराती है और वो आते हैं, वो सब देखते हैं। तो वो सब चाहते हैं कि इसी प्रकार का ग्रोथ, इसी प्रकार का डेवलपमेंट और इसी प्रकार का सुरक्षा गुजरात की और देश की बनती रहे। इसलिए छोटी छोटी बातों में हम नहीं जाएंगे, गुजराती नहीं जाएगा। और बड़ी बात देख के, बड़े काम के लिए बड़े नेता चाहिए। और बड़े नेता मीन्स नरेंद्र भाई मोदी जी, और बड़ी पार्टी ये मीन्स बीजेपी और हमारा कमल निशान, ये लोगों के मन में बस गया है। सर, गुजरात में जब चुनाव की बात होती है तो बहुत सारी पार्टियां इस बार हैं, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की भी एक पार्टी, हम बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं लेंगे। सर, आपको क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के आने से गुजरात में कितना परिवर्तन हो सकता है? क्या कुछ वोट बैंक के लिहाज से आप क्या सोचते हैं, खासतौर से मुस्लिम जो समुदाय है? कुछ नहीं, वो सिर्फ जो मुस्लिम विस्तार है, जो शहरी विस्तारों में आता है, अहमदाबाद है, सूरत है, थोड़ा बड़ौदा है, ऐसे विस्तार में वो अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। उनका तो कोई भी अस्तित्व भी नहीं है और कोई वजूद भी नहीं है। बात की जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी बी पार्टी बनके भारतीय जनता पार्टी की आती है, ऐसा है क्या? नहीं, कोई किसी की बी पार्टी नहीं है। हम हमारे विचारों से आगे बढ़ते हैं, हम हमारी सिद्धांत से आगे बढ़ते हैं। और हमारा भारतीय जनता पक्ष कोई आजकल का पक्ष नहीं है। जनसंघ से लेके बीजेपी तक हमारी जो विकास यात्रा है वो पूरे देश ने देखी है। लाखों करोड़ों लोग हमारे शुभेच्छक और हमारे पार्टी के मेंबर भी हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी पार्टियों की मदद लेने की हमारे को कोई जरूरत नहीं है। पूरे देश की जनता हमारे साथ है, तो ये छोटे लोगों की मदद लेने का कोई सवाल ही नहीं है।
हमारी खुद की ताकत से हमने सरकार भी केंद्र में जब बनाई तो गुजरात में तो बनने ही वाली है जी। और मैं तो अभी से यही बोलूंगा जी कि 2024 में जब पार्लियामेंट के चुनाव होंगे जी तो जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी। जी चुने जाएंगे। जी। आखिरी 2 सवाल, आपकी पार्टी गुजरात में किससे लड़ रही है? कौन सी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी किससे आपका सीधा? नहीं, मैंने बोला कि ये 90-10 जैसा है, 10% हमारे सामने कांग्रेस लड़ रही है, 10% बाकी मैं नहीं मानता जी। कि आपको कुछ कोई सीटें मिले। उनका जो फुग्गा है जी। वो जब वोटों की गिनती होगी जी। इस दिन आपका फुग्गा फूट जाएगा। तो आपको लगता है कि आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से है? आखिरी और अंतिम महत्वपूर्ण सवाल, कितनी सीटें आपको उम्मीद है गुजरात में इस बार आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, हमारा प्रयत्न है, हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का प्रयत्न है, हमारे नेताओं का प्रयत्न है कि इस बार हम गुजरात में अब तक बीजेपी को जितनी सीटें नहीं मिली है उससे ज्यादा सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाए। 2017 का चुनाव ज्यादा कठिन था या 2022 का चुनाव ज्यादा कठिन है? देखिए, 2017 का चुनाव मेरे हिसाब से ज्यादा कठिन था क्योंकि उस वक्त जो अनामत आंदोलन यानी रिजर्वेशन के लिए जो आंदोलन चलता था जी उसमें मेन जो फैक्टर था, शक्ति थी जी वो पाटीदार समाज था जी और पाटीदार समाज पहले से ही 80% से ज्यादा बीजेपी के साथ गांव से लेके शहर तक जुड़ा हुआ है। जी तो वो हमसे नाराज थे उस वक्त, लंबा समय तक आंदोलन चला था। तो पाटीदार समाज के कई विस्तारों में हमकारी सीटें कम आई थी। जी वो समय अब गुजर चुका है और मैं ये भी बता दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारत सरकार ने जिस प्रकार 10% रिजर्वेशन किया है जी इस EWS के लिए, वो भी एक बड़ा मुद्दा सभी वर्गों के लिए जिसको अनामत का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है जी वो भी अब संतुष्ट हो चुके हैं कि हम रिजर्वेशन में नहीं आते जी। फिर भी हमको मोदी साहब की बीजेपी की केंद्र की गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन का कोटा दिया तो हमारे बच्चे अब अच्छी शिक्षा ले सकेंगे, मेडिकल में एडमिशन ले सकेंगे और सरकारी नौकरियों में भी उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये लोगों को बहुत पसंद आया है। हार्दिक पटेल जैसे कई नेता जो पाटीदार आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि उसका फायदा मिलने वाला है? 2017 में जो कठिनाई थी वो 22 में इसी वजह से कम हो रही है? देखिए, जैसे हमारे 182 उम्मीदवार है जी, उसी प्रकार हार्दिक भी एक उम्मीदवार है जी। और हमारे सभी लाखों कार्यकर्ता बीजेपी के आदिवासी क्षेत्र से लेके कच्छ के एरिया तक और वेरावल के समुद्र एरिया से लेके अंबाजी तक पहाड़ी विस्तारों में सब बीजेपी का काम करते हैं जी। तो सबके लिए अपने अपने उम्मीदवार वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको जिताने के लिए सब मेहनत करते हैं जी। इस प्रकार हमारी पार्टी आदरणीय मोदी जी का जो सूत्र है जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जी, उसको आगे लेके प्रजा के बीच जाती है और मुझे विश्वास है कि लोग हमारे साथ पहले थे उससे ज्यादा जुड़ेंगे और हमारी ज्यादा सीटें आएंगी। तो ये थे हमारे साथ गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल साहब। नितिन पटेल साहब का कहना है कि गुजरात में वो इस बार सबसे ज्यादा सीटों से विजयी होने वाले हैं और पाटीदार आंदोलन का असर जो 2017 में था वो 2022 में नहीं है। फिलहाल 8 तारीख को परिणाम बताएंगे कि चुनाव के नतीजे क्या हैं और गुजरात में किस तरीके से सरकार बन रही है और किसकी बन रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।